we and analyst like us, we depend on lot of ratios. हम financials में बहुत सारे ratios पे depend करते हैं. किसी कंपनी के financials को analyze करने के लिए, किसी कंपनी के financials को समझने के लिए और उसके हिसाब से recommendations देने के लिए. So उन सारे ratios में जो एक बहुत ही important ratio है, that is called EPS. And PE, which is also relatable to EPS. तो हम आज इन दोनों के बारे में समझेंगे. We will understand कि ये क्या होते हैं first of all, and then the most of the part we will discuss about कि उसको हम किस तरह calculate कर सकते हैं. So ये बहुत ही interesting होने वाला है. Before starting, I want to say that ये session 15 से 20 मिनट का होगा. और so first of all, I would say कि EPS होता क्या है. Let's understand कि EPS हम डिस्कस करने वाले हैं, तो EPS होता क्या है. So EPS is earning per share. किसी भी कंपनी की प्रॉफिट ही उस कंपनी के फ्यूचर को डिफाइन करती है. अगर वो कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पाएगी तो उसका फ्यूचर में रिटर्न नहीं आ पाएगा. उसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना प्रिंसिपल लूज करेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट लूज करेंगे, राइट. सो वी ऑल एग्री ऑन वन पॉइंट कि किसी भी कंपनी को अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फ्यूचर के लिए अपना प्रॉफिट बनाना जरूरी है ईयर ऑन ईयर, राइट. अब अगर वो प्रॉफिट बना रही है तो कुछ ही लोगों तक वो रिलेवेंट है. कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के ओनर, these big numbers are relevant to them, क्योंकि उनको पता है कि वो पूरे बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं, पूरे बिजनेस का रेवेन्यू देख रहे हैं, तो उनके लिए ये नंबर ज्यादा रिलेवेंट है. बट अगर कोई कंपनी पब्लिक है या अगर किसी कंपनी के शेयर्स हमारे पास हैं तो हमारे लिए उतना बड़ा नंबर रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि हम स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं और हम माइनॉरिटीज में हैं. तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे पर शेयर में हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है. अच्छी बात है कि कंपनी ने बहुत ज्यादा कमाया, बट हमें उस नंबर उतने बड़े नंबर से कोई लेना देना नहीं है. टू सिंप्लीफाई दैट, पर शेयर अगर कंपनी के आउटस्टैंडिंग जितने भी शेयर्स हैं मार्केट में, उसमें पर शेयर कंपनी कितना प्रॉफिट हमें कमा के दे रही है, उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे. लेट्स से हमारे पास 10 शेयर हैं, 20 शेयर हैं, तो हम देख लेंगे कि हमने कितना कमाया उस कंपनी के शेयर से, राइट. सो फॉर ए स्मॉल शेयर होल्डर्स लाइक अस, EPS अर्निंग पर शेयर इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज हमें बड़े पिक्चर्स से ज़्यादा कंफ्यूजन ही होगी और उससे हमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा. सो EPS इंडिकेट्स हाउ मच मनी अ कंपनी मेक्स फ्रॉम ईच शेयर. ठीक है. EPS is important financial measure which indicates profit booking of a company. So it is calculated by dividing company's net income with total outstanding shares. और a higher EPS indicates greater value. ठीक है. So this is basically in short description of EPS. EPS होता क्या है. So we all choose a company which is profitable. और अगर हम profitable companies के साथ hold करते हैं तो हम फ्यूचर में अच्छा गेन कमा पाएंगे. So that is very obvious. So before going into the calculation part, let's understand how many types of EPS. मतलब कितने तरह के EPS होते हैं जिसको हम रेफर कर सकते हैं, जिससे हम कुछ समझ सकते हैं. So there are broadly 3 types of EPS. First is trailing, second is current, and third is forward. अभी ट्रेलिंग EPS क्या होता है. जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो लेटेस्ट जो भी क्वार्टर के नंबर कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं, लेट्स से कंपनी ने मार्च के नंबर डिक्लेयर कर दिए हैं, तो लेटेस्ट क्वार्टर उसका हो गया मार्च, एंड देन उसके पिछले 3 क्वार्टर, तो उसका पिछला क्वार्टर दिसंबर और उसके पिछले के 2, राइट. लेट्स से कि कंपनी ने मार्च के नंबर डिक्लेयर नहीं किए हैं, अभी वो करने वाली है या फिर और करने वाली है, या मे बी शायद उसने जून के भी नंबर डिक्लेयर कर दिए, राइट. तो ऐसा होगा नहीं, बट लेट्स से कि अगर उसने जून के भी नंबर डिक्लेयर कर दिए हैं, हम जुलाई में हैं और उसने जून के नंबर डिक्लेयर किए हैं, तो फिर उसका वो क्वार्टर प्लस पिछले 3 क्वार्टर, विच इज मार्च का क्वार्टर, दिसंबर का क्वार्टर और एक और क्वार्टर, राइट. सो 4 क्वार्टर मिला करके, रिसेंट 4 क्वार्टर मिला करके जो EPS बनता है, that becomes our trailing EPS. What is current EPS? Current EPS ये कहता है कि अगर किसी कंपनी ने अपने फाइनेंशियल नंबर एक साल के FY21 या FY22 के नंबर डिक्लेयर किए हैं, जो भी उसके लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर के नंबर हैं, वो उसके करंट EPS
में आएंगे, राइट। तो लेट्स से अगर कंपनी ने मार्च के नंबर डिक्लेयर कर दिए हैं तो उसका करंट ईपीएस और ट्रेलिंग ईपीएस दोनों सेम हो जाएगा, क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर का नंबर ट्रेलिंग में भी आ जाएगा क्योंकि वो लेटेस्ट है, और करंट में भी आ जाएगा क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर का नंबर है, लेट्स से। और अगर उसने नहीं किए हैं तो उसका पिछला फाइनेंशियल ईयर अगर वो 21 में उसने नहीं किया तो FY20 के जो किए हैं उसका वो पार्ट जो है दैट बिकम्स आवर करंट ईपीएस। व्हाट इज फॉरवर्ड ईपीएस? तो फॉरवर्ड ईपीएस इज बेसिकली द फ्यूचर प्रोजेक्शन और एंटिसिपेशन और एस्टिमेटेड फिगर। तो आप कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन ट्रेलिंग फिगर, बेस्ड ऑन करंट फिगर, हमें ये अंदाजा लग जाता है कि ईपीएस किस ग्रोथ से या किस एवरेज आउट होके किस लेवल पे जा रहा है, आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। कंटिन्यूस 4 क्वार्टर में नुकसान हुआ है तो एक कंसिस्टेंट नुकसान होता जा रहा है, या फिर प्रॉफिट कंसिस्टेंट होता जा रहा है, या फिर इनकंसिस्टेंसी है, कहीं प्रॉफिट है कहीं नुकसान है। तो हम इनकंसिस्टेंसी के केस में तो ज्यादा हम उसको प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर डेटा कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट है, वेदर क्वार्टरली, ईयरली और सेमी एनुअली और इन एनी वे, तो हम उसका फॉरवर्ड ईपीएस भी अगले के 4 क्वार्टर का ईपीएस मिला करके हम देख सकते हैं कि आगे के 4 क्वार्टर में इसको इतना प्रॉफिट होने वाला है। बेस्ड ऑन दैट वी कैलकुलेट द ईपीएस, तो दैट बिकम्स आवर फॉरवर्ड ईपीएस, राइट। So most of the projection, most of the numbers of FY22-23 का estimate, we come on conclusion based on forward EPS. So basically आप जब जाएंगे इंटरनेट पे, there are different sources available जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, then you get to know a lot of available numbers which are readily available. You don't need to calculate anything, क्योंकि ये कैलकुलेशन का एक बहुत प्रोसेस है, बहुत लंबा, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं व्हेन दे रिपोर्ट देयर एनुअल जनरल रिपोर्ट, और यू कैन से व्हेनेवर दे रिपोर्ट देयर क्वार्टरली, व्हेनेवर दे सबमिट देयर क्वार्टरली रिपोर्ट। तो दीज नंबर्स आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस के नंबर की बात करें, एनुअल जनरल रिपोर्ट की बात करें, तो फाइनेंशियल सेक्शन में यू फाइंड 3 important financial parameters, which is balance sheet, profit and loss, and cash flow. All of them are very important, and others are there also, but these 3 are very important. और बैलेंस जो हम ईपीएस की बात करते हैं तो दैट इज ए फैक्टर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट देखेंगे तो यू विल सी कि देयर आर लॉट ऑफ नंबर्स, लॉट ऑफ other determinants or different remarks are there, different you can say lot of rows and columns are there, but we need to summarize it and to calculate the final profit, net profit, and what is the profit after other income and everything. तो उसमें ये ईपीएस उसका पार्ट है, और बेसिकली ये समराइज होके आता है फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। और आप जहां भी जाएंगे इंटरनेट पे यू विल फाइंड दीज नंबर्स। ट्रेलिंग ईपीएस इज मोस्ट प्रोमिनेंटली यूज्ड, और उसके अलावा अदर नंबर्स हैं जैसे पी रेशियो है या डेट इक्विटी है, वो सब भी आपको मिल जाएगा। बट हाउ टू मेक इट, व्हाट इज द नंबर और वो किस तरह कैलकुलेट होता है, अगर हम ये समझते हैं तो बेस्ड ऑन दैट we can answer most of the question by ourselves, क्योंकि एक नंबर देख करके भी हमें अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं है कि वो नंबर कैसे आया, लेट्स से वी सी पी एंड समबडी सेज कि पी का मतलब होता है लोअर पी मतलब सस्ता, हायर पी मतलब महंगा। सो ये कंपनी का पी जो हायर है, राइट। तो आप एक क्वेश्चन का तो आंसर कर सकते हैं क्योंकि मुझे इसने ये बताया था, बेस्ड ऑन दैट आई कैन सी कि ये महंगा है क्योंकि ये हायर पी है कंपैरिजन टू अदर कंपनी। बट अगर सब्सिक्वेंट क्वेश्चन आते हैं कि ये महंगा है फिर भी इसके शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, और अगर ये महंगा है तो क्या ये अच्छा करेगा या नहीं करेगा, या आगे के फ्यूचर प्रोजेक्शन के हिसाब से ये महंगा है या आज के हिसाब से ये महंगा है, राइट। बेस्ड ऑन दैट और भी क्वेश्चंस आते हैं जो आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि वो स्टॉक को आपको लेना है अपने पोर्टफोलियो में या नहीं लेना है कंपेयर टू द अदर स्टॉक्स। तो वो सारे नंबर आप तभी समझ सकते हैं खुद से भी या फिर किसी से डिस्कस करके भी, बेस्ड ऑन आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं। इफ यू आर डिस्कसिंग विथ योर पीयर्स और मे बी विथ योर क्लाइंट्स, तो हाउ वी आर यूजिंग दिस नंबर, हाउ वी आर कोटिंग दिस नंबर इन आवर डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच गिव्स ए कॉन्फिडेंस कि हाँ ठीक है, बेस्ड हमने रिसर्च की है और हमने ये एस्टिमेट लगाया है कि दिस विल बी द बेटर स्टॉक, बेटर देन दिस, राइट। So this is very important to understand how this is calculated. So we will see it in a later slide.
let's start the calculation part itself. So how EPS is calculated? तो EPS का कैलकुलेशन के लिए वी अंडरस्टैंड विद अ सिंपल एग्जांपल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. तो अगर आप आज इस वेबिनार के बाद यू गो टू गूगल, यू टाइप एनुअल रिपोर्ट फॉर एनी कंपनी, लेट्स से XYZ कंपनी, you find a 200-300 pages of annual report, right? You don't need to go to the complete document. आप सिर्फ जो फाइनेंशियल सेक्शन है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में जाएंगे, you will see a page or two long profit and loss statement. So that we summarize at a level जहाँ पे कि हमें एक छोटे से एक पेज में या एक छोटे से स्पेस में कंपनी के मोस्टली बड़े बड़े ब्रॉड नंबर्स दिख जाएं, ताकि हम उससे अपने फाइनेंशियल रेशियोज कैलकुलेट कर सकें, राइट? सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ ABC कंपनी. अगर हम एग्जांपल लें कि ABC एक मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल कंपनी है, और लेट्स से कि वो एक साल में 100 रुपए का सेल्स करती है. 100 रुपए इज बेसिकली द रेवेन्यू. वो कुछ भी बना रही है, वो कपड़े बना रही है या फिर वो मैन्युफैक्चर कर रही है टेक्सटाइल, तो उसको वो जिस तरह से कमा रही है, जिस तरह से आउटपुट में उसका सेल्स आया है, दैट इज लेट्स से 100 रुपीज. नाउ उसके उस आउटपुट में बहुत सारे इनपुट भी लगे हैं, जिसको कि हम रॉ मटेरियल के नाम पे या फिर उसके मार्केटिंग एक्सपेंसेस हो गए, या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गए, या उसके वेंडर एक्सपेंसेस हैं. तो ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं कंपनी को डायरेक्टली हिट कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट को बनाने में, राइट? सो दिस बिकम्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस. कंपनी के बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी हैं, जैसे एडमिन चार्ज हो गया, जैसे ऑफिस का मटेरियल स्टेशनरी चार्ज हो गया, राइट? वो सारी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी बिल और ये सब चीजें भी एक्सपेंसेस में ही आते हैं. बट ये सारी चीजें डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोडक्ट को हिट नहीं कर रही है. कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको बनाने में जो डायरेक्ट एक्सपेंस लग रहा है उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे. एंड लेट्स से इन दिस केस इज 70 रुपीज. तो नाउ with the revenue, if you subtract the direct expense, you will get the direct profit, right? जिसको कि हम operating profit भी बोल सकते हैं, and it is also called EBITDA. So what is EBITDA? This is earning before interest, tax, depreciation और amortization. हम each term को discuss करेंगे. So first of all we understand कि EBITDA is important, क्योंकि EBITDA आपके और यू कैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके ऑपरेशन से हो रहे प्रॉफिट को बताता है कि आपने अपने ऑपरेशन से, अपने कोर जॉब से, एक कंपनी का जो कोर जॉब है उसके थ्रू उसने कितना कमाया है. अब उसको बहुत सारे दूसरी चीजें भी मैनेज करनी है, अपनी लायबिलिटीज, अपने लोन, अपने एक्सपेंसेस, अपने टैक्सेस, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट कंपनी तभी चलेगी जब वो अच्छा खासा मार्जिन कमा सकती है अपने ऑपरेशन से, राइट? सो in this case, let's say the margin is 30%, right? Now we discuss about depreciation और amortization क्या होता है. तो अगर मैं बोलूं कि एक बड़ी टेक्सटाइल कंपनी में अगर आपको कोई बड़ी सी मशीन चाहिए, तो आप उसको खरीद रहे हो, तो that machine is using for 5 year और 10 year of life, right? उस मशीन को एक साल में यूज करके यूज एंड थ्रो नहीं करोगे. आप वो मशीन खरीदोगे तो आप उसको एटलीस्ट 5 साल या 10 साल के व्यू से खरीदोगे, राइट? दैट इज ए ह्यूज एक्सपेंस, ठीक है? और वो इतना ज्यादा बड़ा एक्सपेंस है कि आप उसको एक साथ एक फाइनेंशियल ईयर में नहीं दिखा सकते, और दैट इज ऑल्सो नॉट वैलिड, बिकॉज वो एक फाइनेंशियल ईयर का एक्सपेंस नहीं है. वो जब तक वो मशीन आप यूज करोगे वो तब तक का एक्सपेंस है. तो लेट्स से 10 ईयर्स. तो आप उस कंप्लीट एक्सपेंस को जब 10 ईयर्स में डिवाइड करोगे, तो लेट्स से आपको कुछ एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. लेट्स से आपने 1 लाख रुपीज का लिया था और आपने 10 ईयर्स में उसको डिवाइड किया, तो 10,000 ईच ईयर आप अपने एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस से सब्ट्रैक्ट करोगे, राइट? तो that becomes your depreciation, and that is called direct method of calculating depreciation, right? There are other methods also, but this method is also very useful in calculating depreciation or widely used in industries, across industries. तो आप इस तरह से अपना depreciation calculate करोगे. तो let's say in this case we have taken a number of 5 rupees of depreciation. अगर आप वो बात करो amortization की, amortization is also kind of depreciation, but उसमें क्या होता है कि depreciation is for tangible assets, amortization is for intangible assets, जिसको आप छू नहीं सकते हो, right? तो जैसे कि मैंने बात की मशीन की जगह आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हो या कोई सॉफ्टवेयर लेते हो IT कंपनी, राइट? 5 साल या 10 साल के लाइसेंस पे, राइट? या आप कोई लेट्स से पेटेंट लेते हो, राइट? तो वो भी एक बहुत बड़ा कॉस्ट है.
और वो आपको एक साल के लिए नहीं बल्कि 5 साल के लिए मिला है या 10 साल के लिए मिला है, तो उस कॉस्ट को भी जब आप अमोर्टाइजेशन में भी आप सेम डेप्रिसिएशन की तरह एक कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, राइट, एंड देन आप उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में उसको दिखाते हो इक्वल नंबर ऑफ ईयर्स से, राइट, दैट इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। फाइनेंशियल कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट आपका बेसिकली लोन होता है जो कंपनी लेती है अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए, और ईयरली उसको जो पे कर रही है, दैट बिकम्स देयर फाइनेंशियल कॉस्ट। और अदर इनकम में कंपनीज की दूसरी तरह की इनकम आती है। अब दूसरी इनकम क्या होती है, लेट्स से अगर कंपनी अपने कैश को, जो भी उनका आइडल कैश रखा हुआ है, लेट्स से टेक्सटाइल कंपनी ये केस में, अगर उनके पास एक्स्ट्रा कैश है, वो उसको एफडी में भी रख सकते हैं, वो उसको मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो उसको मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप आई एम ऑडिबल बिकॉज आई हैव जस्ट कंफर्म्ड एंड इट्स माय ऑडियो इज फाइन। आई वुड लक्ष्य, I would request that you check your mic because I think my mic and audio is fine as of now. It's working. So based on that, we were going in other income. So other income में you have lot of resources जो आप use करते हो, idle resources, मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या एफडी में डालते हो, या फिर आपके अलग एक टीम है इन्वेस्टमेंट और रिसर्च की, वो उसको यूज करती है कंपनी के लिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनाने में। सो दैट बिकम्स योर अदर इनकम, राइट, और मे बिकम योर अदर लॉस ऑल्सो, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो 5 and 2 rupees is your expense and other income is your income. So ultimately net 4 rupees of loss, 4 rupees of expense you minus from 30 rupees, तो आपका 26 रुपए आएगा। 26 rupees is your profit before tax. So this profit actually as a whole we are looking at, और हम इसको देख रहे हैं कि अब हमें ये प्रॉफिट को इस पे टैक्स देना है, क्योंकि दिस इज द लास्ट एक्सपेंस व्हिच वी हैव टू पे, राइट। इन केस ऑफ लॉस वी डोंट हैव एनी टैक्स, बट इन केस ऑफ प्रॉफिट वी हैव टू पे टैक्स। As of now, it is 26% corporate tax. Before it was 30% approx. So good news for corporates for doing more business in India. तो उसके हिसाब से let's say in this case we paid some tax and the net profit becomes 19.5. So this net profit is basically your pure profit, और ये प्रॉफिट ही आप अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, राइट। तो लेट्स से इस कंपनी के पास 10 शेयर हैं, तो आउटस्टैंडिंग शेयर 10 हैं, 10 लोगों ने एक एक शेयर लिए हैं और कंपनी बनाई थी। सो इन दिस केस द EPS विल बी नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। सो 19.5 डिवाइडेड बाय 10 which becomes 1.95, right? This is a simple example, ठीक है। ये for the better understanding we have taken a very small number, simple number, just to understand, right? But in real life scenario you see big numbers, right? Numbers like crores and millions of numbers, वहां पे भी लॉजिक सेम रहेगा और वहां पे भी हम EPS ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। we just need to add proper numbers on the proper in front of proper headings, net profit, और या अगर हम बोले डेप्रिसिएशन के सामने डेप्रिसिएशन के नंबर्स, फाइनेंशियल कॉस्ट सारा ऐड करके फाइनेंशियल कॉस्ट के नंबर, वो सारे हमें बस ऐड करने पड़ेंगे। लॉजिक विल बी द सेम। सो EPS in this case becomes 1.95। तो हम ये कह सकते हैं कि एक साल में कंपनी 10 रुपए के ऊपर, 1 रुपए का एक शेयर 10 रुपए का था, 10 रुपए के ऊपर वो 1.95 रुपीज कमा रही है। तो उसकी वैल्यू कम से कम, अगर वो डिविडेंड दे दे सारा, तो उसकी वैल्यू 12 रुपए अप्रोक्सीमेटली हो जाएगी, राइट। सो दिस इज द केस टू कैलकुलेट EPS। वी विल फर्दर ऑल्सो डिस्कस कि इसके और भी क्या क्या तरीके होते हैं अंडरस्टैंडिंग के। बट अगर हमने EPS कैलकुलेट कर ही लिया है तो हम एक और रेशियो देख लेते हैं, क्योंकि वो भी ज्यादा टॉक अबाउट, ज्यादा फेमस और ज्यादा लोग उसको समझते हैं या देखते हैं। तो दैट इज कॉल्ड PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब ये क्या होता है, इन दिस केस ओनली, अगर हम समझे इसको एक्सटेंड करके, तो आपने 10 रुपए का शेयर लिया था और आपका EPS उसमें उस कंपनी ने कमा के दिया 1.95, राइट। तो जब आप 10 यानी कि शेयर प्राइस को EPS से डिवाइड करते हो, then it becomes your PE which is 5.13। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे ये है समझने की, कि आपके जो फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं मोस्टली वो कंपनी की परफॉर्मेंस तो बताते हैं, बट
आप कैसे यूज करते हैं, आप बेसिकली उसको दूसरी कंपनी से कंपेयर करते हैं, बिकॉज एज ए शेयर होल्डर वो कंपनी मेरी नहीं है, तो मैं परफॉर्मेंस देख करके करूंगा क्या, मुझे तो इन्वेस्ट करना है, मुझे तो कंपनी में पैसे लगाना है ताकि वो मुझे अच्छा रिटर्न दे, तो मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। और एज ए स्मॉल शेयर होल्डर कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान भी है, राइट। तो फायदा तो ये है कि मैं देखूंगा कंपनी की परफॉर्मेंस, उसको कंपेयर करूंगा उसके पीर्स से, और उसके बाद डिसाइड करूंगा कि अब मुझे ये शेयर अपने पास रखने चाहिए पोर्टफोलियो में या नहीं। So based on that, you use this ratio to compare among different company in the same sector, right? तो उसमें आप ये समझेंगे पीई से कि अगर ए कंपनी वन और कंपनी टू है, या कंपनी एबीसी है या XYZ है, तो एबीसी का पी, अगर पी सेम सेक्टर में दोनों काम कर रहे हैं, और अगर एक का पी है 20, एक का पी है 5, तो वी कैन से कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, राइट। तो हम डायरेक्टली कहेंगे कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन लेट्स से अगर उसका 15 पी होता, तो वी कैन से क्योंकि ज्यादा डिफरेंस है तो ये भी हो सकता है कि शायद उसका बिजनेस कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, राइट। तो ज्यादा डिफरेंस में वी नीड टू लुक एट कि इतना डिफरेंस क्यों है, बट अगर मैं एक छोटे से डिफरेंस की बात करूं कि इस कंपनी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसका पी 20 जा रहा है, और कंपनी एपीसी है इसका 15 है, और XYZ उसका है 21, तो वी कैन से कि एबीसी जो कंपनी है वो सस्ती है, मतलब उसका सेक्टर के हिसाब से उसका जो शेयर है वो सस्ता जा रहा है। वी कैन इफ वी ऐड दीज दोज शेयर इन आवर पोर्टफोलियो, तो हमें एक्सपेक्टेड है कि शायद पी आगे जाएगा, मतलब उसका पी बढ़ेगा, शेयर प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि पी तभी बढ़ेगा जब शेयर प्राइस बढ़ेगा। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर प्राइस, राइट। तो वी कैन अज्यूम कि चलो ठीक है, मैं वी कैन डिसाइड कि अगर ये है तो हम एबीसी कंपनी चूज करते हैं, एंड वी विल सी एक साल में 2 साल में क्या होता है, वी विल डेफिनेटली फाइंड आउट जब उसके डिफरेंट क्वार्टर के नंबर आने लगेंगे, 3-3 महीने में जब आएंगे, तो वी विल डेफिनेटली फाइंड आउट कि क्या हो रहा है, से हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, राइट। सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली मेक वेल्थ, दिस इज हाउ वी एक्चुअली मेक पोर्टफोलियो एंड सेलेक्ट स्टॉक्स, राइट। अब कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी हैं इसके। आप जैसे कि अगर एक एग्जांपल लूं, तो अगर कोई कंपनी, दो कंपनी सेम प्रॉफिट कमा रही है, तो क्या उसका ईपीएस सेम होगा? सो द आंसर इज नो, उसका ईपीएस सेम नहीं होगा, क्योंकि ईपीएस में जो डिनोमिनेटर है उसमें नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स भी होते हैं। तो अगर एक कंपनी के नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कम है और दूसरी कंपनी के ज्यादा हैं, तो ईपीएस डेफिनेटली उसका अच्छा होगा जिसके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कम होंगे, राइट, क्योंकि दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर जिसके ज्यादा है उसका ईपीएस कंपैरेटिवली कम होगा, राइट। तो सिर्फ ईपीएस देख करके हम कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं बता सकते, क्योंकि वो उसके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर पे भी डिपेंड करता है। अगेन दूसरी चीज ये है कि जैसे पी है, अगर किसी का पी बहुत कम है और किसी का पी बहुत ज्यादा है, तो हम क्या उसको देख करके वो शेयर पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो पी हमें, वो शेयर हमें लेना चाहिए सिर्फ पी देखेंगे तो आंसर इज नो, क्योंकि पी अगर किसी का कम है और किसी का पी बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये भी है कि वो शेयर मार्केट में लोग पसंद कर रहे हैं। किसी का शेयर तभी बढ़ता है जब लोग उसको ज्यादा बाय करते हैं, और अगर किसी का शेयर प्राइस उसके अर्निंग से कई ज्यादा गुना है या कई ज्यादा मल्टीपल टाइम्स है, तो वी कैन से कि कहीं ना कहीं वो कंपनी एक ब्रांड है, वो कंपनी एक ऐसी इमेज प्रोजेक्ट कर रही है कि लोग उसको बाय कर रहे हैं या लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और ऑब्वियसली जब लोग किसी चीज को पसंद करते हैं तो उसकी प्राइसेस और आगे बढ़ती है, राइट। ऑब्वियसली एक लिमिट तक, सैचुरेशन तक, देन इट कम्स डाउन। लेकिन अगर हम उस टेक्निकलिटी में ना जा करके ये देखें, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो शेयर ज्यादा फेवरेट है, इसीलिए उसका पी ज्यादा अच्छा है या ज्यादा बड़ा हो रहा है, राइट। तो उसके हिसाब से वी डायरेक्टली नॉट डिसाइड जस्ट बाय लुकिंग एट द रेशियो कि हमें क्या करना चाहिए। वी ऑल्सो नीड टू लुक एट डिफरेंट बिजनेस मॉडल, उसका बिजनेस मॉडल कैसा है, उसके कंटिन्यूअस प्रॉफिट कैसे हैं, हिस्ट्री कैसी है उसकी, और उसके सेक्टर्स में लोग कैसे हैं, मतलब उसके जो दूसरी कंपनीज है, कॉम्पिटिटर्स है, वो कैसा कर रहे हैं, वो देख करके हम डिसाइड करेंगे कि हमें वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, राइट। ऑब्वियसली देयर आर अदर डिफरेंट रेशियोज। आरओई लोग देखते हैं, लोग देखते हैं उसकी प्रॉफिट्स बुकिंग कितनी हो रही है, कितना प्रॉफिट बन रहा है, लोग उसके मार्केट कैप को देखते हैं, लोग डेट इक्विटी रेशियोज भी देखते हैं लोग, राइट। सो ये सारी चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है।
लेकिन आज की डिस्कशन में व्हाट वी डिस्कस्ड कि ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी हैं जो कि हम देखते हैं along with those ratios, right?